हेलो हेलो हेलो। जी मैम, गुड आफ्टरनून। मैम कल आपकी क्लास रखी है, लेकिन कल वो गुरु गोविंद सिंह जयंती है, तो कल क्लास कर पाएंगे आप? हो जाएगी। चलो। स्टैंडर्ड एविएशन मैम कंप्लीट हो गया था डिस्पर्जन में। अब जरा मेरिट्स और डीमेरिट्स देख लेते हैं स्टैंडर्ड एविएशन के। सबसे पहले मेरिट्स। क्या? हाँ, वो तो जितने ऑन गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनको बांट रहे हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं उनको नहीं देंगे। वो आपकी इच्छा है, वो नियम थोड़ी है। चलो मेरिट्स देखते हैं मैम। स्टैंडर्ड एविएशन की क्या है? पहला है बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। ठीक है। पहला क्या है? बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज। स्टैंडर्ड एविएशन जो होता है वो सारी वैल्यूज के ऊपर बेस्ड होता है। सेकंड, इट इज रिजिडली डिफाइंड। ठीक है, इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब होता है वो बहुत ही रिजिड होता है। ठीक है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते। स्टैंडर्ड एविएशन यहाँ तक कि कंप्यूट करने का जो तरीका है, मैंने आपको बताया था कि उसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं किए जा सकते। हमें हमेशा वेरिएबल में से मीन माइनस करना होता है। हमें ये तक छूट नहीं मिलती कि हम वेरिएबल में से मीडियन माइनस कर दें, या फिर वेरिएबल में से मोड माइनस कर दें। ऐसा भी हम नहीं कर सकते। हमें हमेशा मीन ही माइनस करना पड़ता है उसमें। ठीक है, तो बहुत ही रिजिड है अपने मीनिंग में क्या स्टैंडर्ड एविएशन। फ्लक्चुएशंस का बहुत ही कम इफेक्ट पड़ता है इस पे, लेस इफेक्ट ऑन फ्लक्चुएशंस। फोर्थ, केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट करने में क्या है? केपेबल है। ठीक है, कोई भी एल्जेब्रिक फॉर्मूला हो, एल्जेब्रिक इक्वेशन हो, उसको सॉल्व करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा मैम। चलो, अब डीमेरिट्स की बात करें क्या है स्टैंडर्ड एविएशन के। तो पहला डीमेरिट है, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। ठीक है, आपने स्वयं देखा था कि स्टैंडर्ड एविएशन कितना डिफिकल्ट है कंप्यूट करने में। कितनी कितना लंबा प्रोसेस है उसको कंप्यूट करना। सेकंड, मोर स्ट्रेस इज अपॉन एक्सट्रीम आइटम्स। जो एक्सट्रीम आइटम्स हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज एकदम कोने वाली, उनके ऊपर ज्यादातर स्ट्रेस है। किसका? स्टैंडर्ड एविएशन का। नेक्स्ट, डिपेंडेंट ऑन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, किस यूनिट से आप मेजर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्या? स्टैंडर्ड एविएशन। क्लियर है? तो ये इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं स्टैंडर्ड एविएशन के। चलो, अब हम फाइनली लास्ट कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड एविएशन के जो हमें सीखना है, मतलब डिस्पर्जन का जो हमें सीखना है, वो है लॉरेंस कर्व। ठीक है, तो ये लॉरेंस कर्व कैसे बनता है और लॉरेंस कर्व क्या होता है ये सीखते हैं। तो लॉरेंस कर्व क्या है?
ये ग्राफिकल मेथड है डिस्पर्शन को रिप्रेजेंट करने का। डिस्पर्शन क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी से हमारा ऑब्जर्वेशन कितना दूर है, इस चीज को मेजर करना क्या है? डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी से मेरा वेरिएबल, मेरा ऑब्जर्वेशन कितना दूर है, इसको मेजर करना क्या है? डिस्पर्शन। तो अगर इसी चीज को मैं ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करूं ना, ग्राफिकल वे में मेजर करूं, तो वो क्या है? लॉरेंस कर्व है। ठीक है। लॉरेंस कर्व जो होता है वो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक लाइन होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की, हमेशा उसके नीचे लाई करता है। ठीक है। लॉरेंस कर्व ऑलवेज लाइज बिलो द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्लियर बात है? चलो, तो अब बात की जाए लॉरेंस कर्व कहां कहां यूजफुल रहता है। ये यूजफुल रहता है इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग योर इनकम। ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल है। सेकंड, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल है। थर्ड, वेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल है। फोर्थ, प्रोडक्शन के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल है। ठीक। फिफ्थ, पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल है। क्लियर है? तो ये आपका लॉरेंस कर्व होता है। अब बात की जाए कि सर ये लॉरेंस कर्व बनाएंगे कैसे, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई न्यूमेरिकल लेना पड़ेगा, तब हमें समझ में आएगा कि लॉरेंस कर्व बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो इसके लिए एक न्यूमेरिकल उठाते हैं। एक सेकंड मैम। चलो मैम, क्वेश्चन लेते हैं इसके लिए। क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 24 होगा ये। प्रॉफिट, पहला कॉलम किसका है? प्रॉफिट का। तो ऑब्वियसली रुपीज में है ये। 6,000, 25,000, 60,000, 84,000, 1,05,000, 1,50,000, 1,70,000 और 4,00,000। ठीक है, फर्म ए। ठीक है, फर्म ए का प्रॉफिट कितना है ये हम निकाल रहे हैं। तो वो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 6,000, 11,000, 13,000
14,000, 15,000, 17,000, 10,000 और 14,000। और एक और फर्म का दे रखा है प्रॉफिट, दो हजार 38, 52, 28, 38, 26, 12 और 4। सर ये क्वेश्चन क्या है? आपको ड्रॉ करना है एक लॉरेंस कर्व, ठीक। सर ये क्वेश्चन कैसा है? मैम क्वेश्चन ये है कि जो ये सबसे पहला कॉलम है, ठीक है, ये जो सबसे पहला वाला कॉलम है, इसमें ये क्या बता रहा है? ये आपको एनुअल प्रॉफिट पूरी बिजनेस का बता, मतलब पूरी इंडस्ट्री का एनुअल प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है, कि पूरी इंडस्ट्री में कितना एनुअल प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है, जिसमें ए फर्म भी होगी, बी फर्म भी होगी, सी फर्म भी होगी, डी फर्म भी होंगी, बहुत सारी फर्म्स होंगी, तो उन सभी का एनुअल प्रॉफिट कितना हुआ है वो ये बता रहा है, ठीक है, ऑन एन एवरेज, ठीक। अब फर्म ए का प्रॉफिट कितना हो रहा है? 6,000 रुपए, 11,000 रुपए, 13,000 रुपए, 14,000 रुपए, ठीक है। उन सभी फर्म्स में से एक फर्म कौन सी है? फर्म ए, उसका एनुअल प्रॉफिट कितना है? 6,000 रुपए, ठीक। 6,000 है, 11,000 है, 13,000 है, 14,000 है और तीन और, ठीक है, तीन चार और प्रॉफिट्स हैं। और फर्म बी के कितने प्रॉफिट्स हैं ये भी दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है। ये बात सही है, समझ में आ रही है। और हमें लॉरेंस कर्व निकाल बनाने को बोला है, ठीक है। अब लॉरेंस कर्व जो बनता है वो परसेंटेज बेसिस के ऊपर बनता है। क्या आपको क्लियर है क्वेश्चन क्या कह रहा है? जो पहला कॉलम था प्रॉफिट का, वो पूरे इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट कितना है ये दे रखा था, ठीक है। जो सेकंड वाला कॉलम है फर्म ए का प्रॉफिट, उसमें फर्म ए के प्रॉफिट्स दे रखे हैं। और जो थर्ड कॉलम है फर्म बी का प्रॉफिट, उसमें फर्म बी के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्यों? वही तो है। ये बताओ ये क्लियर है कि नहीं? क्या है? अरे यार, अब देखो हमें क्या करना होगा। प्रॉफिट जो है हमारा, ठीक है, हमें कैलकुलेशन तीनों के हिसाब से करनी होगी, ठीक है। ये जो फर्म ए का प्रॉफिट है, ठीक है, ये वाला जो फर्म ए का प्रॉफिट है, इसके लिए हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्म बी का जो प्रॉफिट है, इसके लिए भी हम एक कर्व ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और ये जो ओवरऑल इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है, ये ओवरऑल इंडस्ट्री का जो ऑन एन एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, इसी का हम क्या बनाएंगे? वो लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, जो अभी हमने मीनिंग में देखा नहीं कि एक लॉरेंस कर्व होता है, ठीक है। लॉरेंस कर्व किन का बनेगा? फर्म ए और बी के प्रॉफिट्स का बनेगा, ठीक है। फर्म ए और बी के प्रॉफिट्स का लॉरेंस कर्व बनेगा।
पर जो पूरी इंडस्ट्री का ये ऑन एन एवरेज प्रॉफिट दे रखा है ना, इसका लॉरेंस कर्व नहीं बनेगा, इसका क्या बनेगा, इसका लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे हम। ठीक है, इसी का लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। और अब आपको ये मतलब समझ में आ रहा होगा जो वहां पे लिखा हुआ था कि जो वहां पे मैंने बोला था कि जो लॉरेंस कर्व होता है वो हमेशा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे रहता है। तो ऐसा क्यों होगा, क्योंकि फर्म ए का प्रॉफिट भी हमेशा इंडस्ट्री के प्रॉफिट के नीचे रहेगा, फर्म बी का प्रॉफिट भी हमेशा इंडस्ट्री के प्रॉफिट के नीचे रहेगा। पूरी इंडस्ट्री के प्रॉफिट के से तो कम ही रहेगा ना ए और बी का प्रॉफिट, क्योंकि ये दोनों स्वयं ही इंडस्ट्री के अंदर आते हैं। तो पूरी इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो, बट ऑब्वियस सी बात है कि ए और बी के प्रॉफिट से ज्यादा होगा। इसीलिए जो पूरी इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिख रखा है वो हम उसका हम लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, और ए और बी के जो यहाँ पे प्रॉफिट्स लिखे हुए हैं उसका हम क्या करेंगे, उसका हम लॉरेंस कर्व बनाएंगे, और जो लॉरेंस कर्व होंगे वो हमेशा लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के नीचे रहेंगे। ठीक, चलो तो ये जो प्रॉफिट दे रखा है इसको लिख लेते हैं। ठीक, कितना कितना है, 6,000, 25,000, 60,000, 84, 105। इसको ऐसा करता हूं, ये हजार की जो फिगर्स है ना, जो 3 जीरोज है, इनको हटा के लिखता हूं। ठीक है, तो इन सभी को आपको ये कंसिडर करना है कि ये दीज आर ऑल इन टर्म्स ऑफ थाउजेंड्स। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसानी से करने में मदद मिलेगी। क्या ऐसा किया जा सकता है पेपर में? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। मम्मी, आप ऐसे भी लिख सकती हैं, 6,000, 25,000, 60,000, 84,000। ठीक है, ये सारे प्रॉफिट्स ऐसे भी लिख सकती हैं, लेकिन आपके पास एक और तरीका है कि क्योंकि ये सभी चीजें हजार में हैं, तो आप ऊपर ये इंडिकेट कर दीजिए कि आपके सारे प्रॉफिट्स क्या होंगे, हजार में होंगे। ठीक है, 3 जीरोज में होंगे, और फिर सीधे सीधे क्या करिए, यहां पे केवल पहली फिगर लिखिए बस। ठीक है, 6, 25, 60, 80, सॉरी 80 नहीं था, कितना था, 84 था। अगला क्या था, 105, 150, 170, 400, 175, 150, 105। ठीक है, क्लास लीव ना किया करो, मुझे पता भी नहीं चलता है कि कब आप लीव कर देती हैं। ठीक है, या तो लीव करना हुआ करे आपको तो व्हाट्सएप पे मैसेज किया करो, व्हाट्सएप पे दिख भी जाएगा, इसमें नहीं दिखता है। ठीक है, अब वहां पे कुछ समझाया था तो आपको समझ में आया नहीं होगा, फिर से पूरा बताना पड़ेगा। मेरे यहाँ पे जो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं वो क्या क्या है, 6,000, 25,000, इसको भी रख करें, 60,000, 84,000, ये सारे प्रॉफिट दे रखे हैं ना। तो आप इसको एज इट इज भी लिख सकती हो यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि ये सारी फिगर्स हजार में है, ये सारी फिगर्स हजार में है, तो प्रॉफिट के ऊपर ये इंडिकेट कर दो कि जितने भी प्रॉफिट्स यहाँ पे लिखोगी वो सब हजार में लिखोगी। कैसे, 3 जीरोस यहाँ पे दिखा के ब्रैकेट में, कि आप जितने भी प्रॉफिट्स यहाँ पे लिख रही हो वो सब हजार में है, ये इंडिकेट करेगा ये 3 जीरोस। ठीक है, और अगर ऐसा आप कर देती हैं तो फिर आपको पूरा 6,000, 25,000 लिखने की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या करो, केवल 6, 25, 60, 84, ठीक है, 105, 150, 170 और 400, केवल इतना लिखो। इससे होगा क्या, इससे कैलकुलेशन करने में हमें बहुत आसानी होगी। ठीक है, इससे कैलकुलेट करने में हमें ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हम पूरा का पूरा 6,000 लिखते, पूरा का पूरा 25,000 लिखते, वो कैलकुलेट करना, ऐड करना, प्लस फिर माइनस करना, आगे अगर मल्टीप्लाई करना पड़ता कहीं तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज होती। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सारी फिगर्स हजार में है, लाख में है, तो हम क्या कर लें,
तो हम पूरे के पूरे प्रॉफिट के ऊपर ये इंडिकेट कर देते हैं कि सारे के सारे प्रॉफिट हम क्या कर रहे हैं, सारे के सारे प्रॉफिट्स की फिगर्स को हम हजार में लिख रहे हैं। ठीक है, सारी के सारी प्रॉफिट की फिगर्स को हम हजार में लिख रहे हैं। ठीक है, और सारे के सारे प्रॉफिट की फिगर्स को हम हजार में लिख रहे हैं, तो इसलिए इसके अंदर डिफॉल्ट अजम्पशन हो गई कि इस प्रॉफिट के आगे भी 3 जीरो लगा हुआ है, इस प्रॉफिट के आगे भी 3 जीरो लगा हुआ है, इस प्रॉफिट के आगे भी 3 जीरो लगा हुआ है, इस प्रॉफिट के आगे भी 3 जीरो लगा है, और सारे प्रॉफिट्स के आगे क्या लगे हैं, 3 जीरो लगे हुए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो इसी वजह से हम क्या करें, यहाँ पे केवल फर्स्ट फिगर्स लिख लें, पर्याप्त रहेगा, क्योंकि सारे के सारे प्रॉफिट्स का मतलब यहाँ पे ये है कि उनमें उन सभी में 3 जीरो आगे लिखे हुए हैं। क्लियर है? ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस अकाउंट्स में भी थे जिसमें आप ऊपर लिख दिया करते थे रुपीज इन लैक्स। ठीक है, तो वहां पे अगर ये लिख दें तो नीचे आप क्या कर सकती हैं, जैसे आपको लिखना है 1,70,000। ठीक है, तो नीचे आप केवल 1.7 लिखिए, क्योंकि ऊपर आपने लिख रखा है कि सारी की सारी फिगर्स लैक्स में है, तो इसका मतलब ये 1.7 का मतलब क्या होगा कि इट इज 1,70,000। ठीक है, ये चीज क्लियर है? ये चीज क्लियर है? अब हम क्यूमुलेटिव सम निकालते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्यूमुलेटिव वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्यूमुलेटिव एक्स भी कहा जा सकता है। ठीक, तो क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकालते हैं। पहला क्या होगा 6, दूसरा क्या होगा 6 प्लस 25 31, 31 प्लस 60 कितना होगा 91, 91 प्लस 84 कितना होगा 175, 175 प्लस 105 कितना होगा 280, 280 प्लस 150 कितना होगा 430, 430 प्लस 170 कितना होगा 600, और 600 प्लस 400 कितना होगा 1000। ठीक है, अब इस क्यूमुलेटिव वैल्यू की मैं परसेंटेज निकालूंगा। ठीक है, इस क्यूमुलेटिव वैल्यू की मैं परसेंटेज निकालूंगा। मैं सारे वेरिएबल्स को यहां, सारे प्रॉफिट्स को यहां प्लस करूं तो ये कितना आएगा 1000। ठीक है, सारे प्रॉफिट्स को यहां प्लस करूं तो कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जितने भी क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकाली है, कि जितने भी क्यूमुलेटिव वेरिएबल्स निकाले हैं उनकी परसेंटेज निकालूंगा। ठीक, तो उनकी परसेंटेज निकालता हूं। तो परसेंटेज कैसे आएगी, जो आपके पहला क्यूमुलेटिव वेरिएबल है 6, उसको डिवाइड कर दो अपनी टोटल, ये जो सिग्मा एक्स आया है आपका, ये जो सिग्मा एक्स आ रहा है 1000, इससे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपकी परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। कितना होगा ये 0.6%। ठीक, उसके बाद अगला जो क्यूमुलेटिव वेरिएबल है 31, उसको डिवाइड कर दो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा कितना 3.1%। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्यूमुलेटिव वेरिएबल कितना है 91, उसको डिवाइड कर दो कितना 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो किससे 100 से, ये आ जाएगा कितना 9.1%। उसके बाद है 175, उसको डिवाइड कर दो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना आ जाएगा 17.5%। फिर नेक्स्ट है 280, 280 को डिवाइड कर दो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो कितना हो जाएगा 28%। ठीक है, 28.0 आएगा, 28%। फिर नेक्स्ट है 430, डिवाइड कर दो 1000 से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 43%। ठीक है, सिक्स 600 को डिवाइड कर दो 1000 से और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 60%। और फिर फाइनली लास्ट वाला
जो क्यूमुलेटिव वेरिएबल है 1000, उसको डिवाइड करेंगे भी 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 100%। ठीक, क्लियर है? क्लियर है? ओके, अब क्या करते हैं, अब अपना कर्व बनाते हैं। अरे यार ये सब नाटक ना करो इस समय है फालतू। एक्स एक्सेस पे मैं ले रहा हूं परसेंटेज ऑफ फर्म्स, वाई एक्सेस पे ले रहा हूं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, आप वाइसा वर्सा भी कर सकते थी, आप वाई एक्सेस पे परसेंटेज ऑफ फर्म्स भी ले सकती थी और एक्स एक्सेस पे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स भी ले सकती थी। ठीक है, उसके बाद प्लॉटिंग करते हैं, ये इस 10, फिर इस पे 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, ये 70, फिर ये 80, फिर 90, फिर अगला वाला 100, इधर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। ठीक है, ठीक है, अब देखो जो आपने यहाँ पे क्यूमुलेटिव वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो मैम जो आपने परसेंटेज वैल्यूज निकालनी है किसकी, ओवरऑल इंडस्ट्री की, ठीक, ये आपका एज अ कंपैरिजन के तौर पे काम आएंगी। ठीक है, ये किस काम आएंगी, ये कंपैरिजन करने के लिए काम आएंगी। अभी हमें फर्म ए और फर्म बी की भी ठीक इसी तरीके से क्या निकालनी पड़ेगी, क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस निकालनी पड़ेंगी। ठीक, फर्म ए और फर्म बी की भी ऐसे ही ठीक इसी तरीके से क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस डिटरमाइन करनी पड़ेंगी। और उसका फिर हम कंपैरिजन करेंगे किससे, ये इंडस्ट्री वाली क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस से, क्योंकि जो हमारी इसमें लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना, वो हमेशा इस तरीके से एकदम सीधी जाएगी ऊपर लॉरेंस कर्व पे। ये हमारी क्या है, लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, इसको जरा साइड में लिख लेते हैं ताकि कंपैरिजन करने में इजी रहे। ठीक है, आपको ध्यान से सुनते रहना है मैम। ठीक है, ये भी थोड़ा स्टैंडर्ड एविएशन की तरह ये भी लंबा है, तो पूरे फोकस के साथ सुनेंगी तभी आपको ये सारा प्रोसेस इसका याद रहेगा। और 100%।
क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस, ठीक, ये किसकी, इंडस्ट्री की। अब हम फर्म ए की निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्री की तो कंपैरिजन करने के लिए काम आ सकती है ना, कि इंडस्ट्री से फर्म की कितनी ज्यादा है, ए की कितनी ज्यादा है, बी की कितनी ज्यादा है या कम है, ठीक है, वैसे ज्यादा तो कभी नहीं होगी, कम ही होगी, ठीक है। तो इंडस्ट्री एज अ कंपैरिजन टूल काम आएगा, इंडस्ट्री के जो क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस निकाले हैं, फर्म के सबसे ज्यादा जरूरी है, तो फर्म ए का सबसे पहले निकालते हैं। फर्म ए का क्या है, फर्म ए का जो प्रॉफिट दे रखा है कितना है, जो कि हमारा वेरिएबल होगा 6, 11, ये भी मैं इन 1000 ले रहा हूं, ठीक है, 13, 14, 15, 17, 10, 14, 13, 14, 15, 17, 10, 14, ठीक है। इसका टोटल किया जाए तो कितना होगा, इसका टोटल किया जाए तो ये आएगा 17, 30, 30, 44, 44, 59, 59, 76, 76, ये आएगा सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 100, ठीक, ये भी क्या आएगा 100। चलो अब इसका हम क्यूमुलेटिव निकालते हैं, क्यूमुलेटिव वेरिएबल कितना होगा, तो 6, 6 प्लस 11, 17, 17 प्लस 13, 30, 30 प्लस 14, 44, 44 प्लस 15, 59, 59 प्लस 17, 76, 76 प्लस 10, 86, 86 प्लस 14 इज 100, ठीक है। उसके बाद हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालते हैं, तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज कैसे आएगा, जो पहला आपका क्यूमुलेटिव वेरिएबल है 6, उसको डिवाइड कर दो अपने टोटल प्रॉफिट से यानी 100 से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 6%, ठीक। दूसरा जो क्यूमुलेटिव वेरिएबल है 17, उसको डिवाइड कर दो अपने टोटल प्रॉफिट यानी 100 से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 17%। फिर तीसरा क्यूमुलेटिव वेरिएबल जो है 30, उसको डिवाइड कर दो अपने टोटल प्रॉफिट 100 से, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये आ जाएगा 30%। अगला क्यूमुलेटिव वेरिएबल है 44, इसको डिवाइड कर दो 100 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 44%। अगला क्यूमुलेटिव वेरिएबल है 59, उसको डिवाइड कर दो 100 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 59%। उसके बाद अगला क्यूमुलेटिव वेरिएबल है 76, उसको डिवाइड कर दो 100 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 76%, ठीक। उसके बाद अगला है 86, डिवाइड कर दो 100 से, फिर मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 86%। उसके बाद लास्ट है 100, उसको डिवाइड कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितना हो जाएगा 100%, ठीक है। क्लियर है यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट, क्लियर है, क्लियर है, हाँ, कोई डाउट है ये बताओ। अभी ये क्वेश्चन से 50% कंप्लीट हुआ है, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन सिर्फ 150% कंप्लीट हुआ है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन आपको लगता होगा कि लेंदी है, तो ये इसके दादाजी हैं, ठीक है, ये उससे भी आगे है। तो कोई डाउट है अभी तक के प्रोसेस में,
कोई डाउट है अभी तक के प्रोसेस में? अभी तक के प्रोसेस में कोई डाउट नहीं? चलो उम्मीद करते हैं नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है फॉर्म बी, प्रॉफिट। इसके में भी वही काम करना है, प्रॉफिट वेरिएबल है आपका, ठीक। सारी फिगर्स 1000 में ले लेते हैं, कैलकुलेशन आसान से हो गए। फिर क्यूमुलेटिव वेरिएबल निकालेंगे और फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस निकालेंगे उसकी, ठीक। तो इसके वेरिएबल्स लेते हैं, 2 और 38 था पहला, फिर उसके बाद 52 28 38 26 12 और 4 52 28 38 26 12 और 4। सिग्मा एफ निकालते हैं, टोटल कितना होगा यहाँ पे 2 + 38 यह आएगा 200, ठीक है। अब क्यूमुलेटिव वेरिएबल्स निकालते हैं, 2 + 38 40 40 + 52 92 92 + 28 कितना होगा 120 120 + 38 158 158 + 26 184 184 + 12 196 196 + 4 200, ठीक है। ये आपका क्यूमुलेटिव वेरिएबल्स आ जाए। अब क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस निकालने हैं, ये कैसे निकालेंगे, हर एक जिस भी पर्टिकुलर क्यूमुलेटिव वेरिएबल की आपको क्यूमुलेटिव परसेंटेज जाननी हो उसको क्या कर दो, न्यूमरेटर में रखो। जैसे पहले वाले का क्या है 2, अपॉन में क्या रखो टोटल ऑफ टोटल वेरिएबल्स जो यहाँ पे है, सिग्मा एफ नहीं सिग्मा एक्स बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या होगा सिग्मा एक्स, तो डिनोमिनेटर में क्या रखो सिग्मा एक्स यानी 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1%, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रॉफिट कितना है 40 40 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 5 5 और ये 20%, ठीक। फिर अगला 92 92 डिवाइड बाय 200 इंटू 100 46%, 120 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 60%। फिर नेक्स्ट 158 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, ये कितना होगा 7 और 9 79%। नेक्स्ट 184 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, ये होगा कितना 82%। 196 डिवाइड बाय 200 इंटू 100, ये होगा कितना 98%। 82 फिर ये 96%, और अगला वाला तो वैसे ही पता आ गया 200 बाय 200 यानी ये कट जाएगा पूरा और फिर इंटू 100 100%।
ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा, 100%। लास्ट वाला हमेशा 100% होता है इसमें, लॉरेंस कर्व वाले में। यहां तक का क्लियर है। अब हमें बस कर्व कंस्ट्रक्ट करना है। क्लियर है ना? चलो सर, क्या ये पेपर में आएगा? चांसेस पता नहीं, हो भी सकता आ भी जाए, कम रहते हैं वैसे इसके। चलो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, फर्म ए के लिए कर्व बनाना है, फर्म ए के लिए लॉरेंस कर्व बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, जरा कंपैरिजन करते हैं। 0.6% क्या है, इंडस्ट्री का प्रॉफिट है, ठीक है। इंडस्ट्री का प्रॉफिट कितना है, 0.6%। तो इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैं लेता हूं यहां से, ठीक है। इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैं लूंगा यहां पर से, इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैं लूंगा यहां वाई एक्सेस पर से। तो 0.6% जीरो से हल्का सा ऊपर आएगा ना, यहां से ले लो, ठीक। यहां से मैंने ले लिया 0.6%। और यहां मेरा फर्म ए का प्रॉफिट कितना है, फर्म ए का प्रॉफिट देखो कितना है, फर्म ए का प्रॉफिट है 6%, ठीक है। तो 6% कहां पे आएगा, 6% 10 से थोड़ा पहले ही आएगा, इसको हल्का सा रब करना पड़ेगा जो मैं, ठीक है। ये यहीं पे कहीं पे आ जाएगा, ठीक। ये यहां पे आ जाएगा, ठीक। चलो फिर नेक्स्ट 3.1% इंडस्ट्री का प्रॉफिट, 3.1% यहां पे ले लेते हैं, ठीक। और ए का प्रॉफिट देखो कितना है, 17%, ठीक है। ए का प्रॉफिट कितना है, 17%। सत्रह परसेंट कहां होगा, 20 से थोड़ा आगे, यहां पे 17 लेते हैं, 20 से थोड़ा पहले। तो यहां पे बना लेते हैं इसको, ठीक। चलो दोनों लाइंस को एक सेकंड बस, पहला वाला कहां बना था, यहाँ पे, और दूसरा वाला जो बना था वो कहीं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा और नीचे बनाते हैं, यहाँ पे, ठीक। ये क्वेश्चन भी लॉन्ग है, अरे मैम ये लॉन्ग नहीं, ये महाभारत है, ठीक है। इसलिए तो कह रहा हूँ चांस कम होगा इसके आने का, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आ नहीं सकता, ठीक। जो भी चीज कोर्स में है उसको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और यही मान के पढ़ना पड़ेगा कि ये भी पेपर में आ सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला लेवल ऑफ प्रॉफिट कितना है, 9.1% है। इंडस्ट्री का कितना है, 9.1%। ये जो यहाँ पे प्रॉफिट बाय एक्सेस पे ले रखे हैं ना मैंने, ये इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स है, और एक्स एक्सेस पे फॉर्म्स के प्रॉफिट है। तो 9.1% किसका है, इंडस्ट्री का है, और फॉर्म का कितना है, फर्मे का 30%, ठीक है। अब देखो 9.1% में क्या करूं, 10 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पे इस लेवल पे कहीं लेता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ले लेते हैं इस लेवल पे, देखो, ठीक। अब 30, फर्म का प्रॉफिट कितना है, 30%, तो इस लेवल पे लिया जाएगा, तो समथिंग यहाँ पे बना लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट 17.5% फर्म का है, और इसका नहीं, 17.5% इंडस्ट्री का, और 44% इसका है फर्म का, ठीक है। 17.5% यानी 20 के थोड़ा नीचे बनाते हैं,
तो यहाँ से कहीं से बनाते हैं, ठीक। और इसका कितना है 44.5, तो यानी यहाँ पे कहीं बीच में, ठीक है। फर्म का कितना है 44.5 यहाँ पे कहीं बीच में। तो इन दोनों को सेम लेवल पे लाके एक पॉइंट वहां पे बना लेते हैं, तो ये होगा कहीं यहाँ पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 28% और 59%, ठीक। 28% यानी 30 से थोड़ा नीचे, और 59% यानी 60 से जरा सा कम, यानी यहाँ पे कहीं पे बनेगा ये, ठीक। उस वो जो लाइन बनी हुई है उससे थोड़ा सा नीचे। अब नेक्स्ट 43% और 76%, तो 1 घंटा पूरा ये क्वेश्चन लिया है तैयार ये वाला। लेकिन इसमें अच्छी चीज ये है मैम कि आपको वो सब करने की जरूरत नहीं है कि इसको डिस्क्रीट सीरीज के हिसाब से अलग सीखो, इंडिविजुअल के हिसाब से अलग सीखो, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस के हिसाब से अलग सीखो, ठीक है। वो सब कुछ नहीं है इसमें, यही क्वेश्चन है इसका, इसी तरीके से आता है ये, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा, करके भेज देना सॉल्व करके, बस इतनी प्रैक्टिस इसके लिए बहुत है। बाकी आपकी बुक में जो होंगे वो तो लगाएंगे आप। क्या था पिछला वाला 43 और 76, 43 40 के थोड़ा ऊपर होगा, और 76 75 80 के कहीं बीच में। 113.145 क्या है ये क्या है 113.3145, जो क्वेश्चन का टोटल करने को दिया था आपने। कौन से क्वेश्चन का टोटल करने को दिया है? 113.3145, ये कौन सा था पिछली क्लास में जो दिया था? पिछली क्लास का काम है क्या? मुझे तो याद भी नहीं है आज कौन सा दिया था। आज तो कोई नहीं दिया है, पिछली क्लास में हो सकता है दिया हो। अरे अभी जरा इस पे कंप्लीट करें मैम, बहुत पेशेंस वाली चीज है ये, ठीक। इसको पहले कंप्लीट करते हैं। क्या है 43 और 76 है ना? 43 40 के थोड़ा ऊपर है और 76 के नीचे है, यहाँ पे होगा ये कहीं, ठीक। इसका पॉइंट। फिर अगला है 60 और 86, ठीक। फॉर इंडस्ट्री का 60 और फॉर ए का 86। तो 60 ये वाली लाइन बनी हुई है मेरी, और 80 यहाँ पे कहीं बन जाएगा, ठीक। इसको थोड़ा इधर और लेते हैं, ये वाला जो पॉइंट बना है। हो गया। अब आखिरी वाला है 100 और 100, ये सबसे आसान है प्लॉट करने को। 100 ये रहा सबसे ऊपर और 100 यहाँ पे रहा, ठीक है। इसको यहाँ पे लेंगे 100 और 100। अब इन सभी लाइंस को ज्वाइन करते हैं, ये बन गया फर्म ए का लॉरेंस कर्व, ठीक है। ये रहा फर्म ए का लॉरेंस कर्व, ठीक। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 ये पिछली क्लास में दिया था, इस क्लास में दिया है 24, तो मेरे ख्याल से मैं यही करवा रहा हूं। नहीं, क्या नहीं? पिछली क्लास में जो कर रहे थे, अच्छा चलो ठीक है, ये मैं देख लूंगा, चेक करके बताऊंगा सही है गलत है। अब पिछली क्लास में स्टैंडर्ड डेविएशन में दिया था ना, चलो वो देख के बताऊंगा सही है कि गलत है। मुझे पहले ये बताओ
ये क्लियर है कि नहीं? ये जो फर्म ए का लॉरेंस कर्व बना है, कोई डाउट इसमें? ये बताओ, इस तरीके से बनता है लॉरेंस कर्व, ठीक है? आपको पूरे इंडस्ट्री का जो डेटा है उससे किसी एक स्पेसिफिक फर्म के या किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के डेटा को कंपैरिजन करना पड़ता है, ठीक है? कि वो कितना है, और ये करना होता है ऑन परसेंटेज बेसिस, ठीक है? लॉरेंस कर्व केवल परसेंटेज बेसिस पे ही बन सकता है। बस बहुत लॉन्ग है ये क्वेश्चन, हाँ मैं पता है, फालतू में ये कोर्स में डाला हुआ है, इसको हटा देना चाहिए था। ये कहीं नहीं आता, बस पता नहीं 11th में क्यों पढ़ना पड़ता है। एक 11th में ये पढ़ना पड़ता है और ग्रेजुएशन में बीकॉम में पढ़ा था एडयू, और एडयू के अलावा कोई और यूनिवर्सिटी पढ़ाती भी नहीं है ये। चलो बी के लिए भी यही काम करना है, चलो बी के लिए भी यही महाभारत करते हैं। ये पूरा मिटाओ, ये हटाओ, ये हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, ये भी हटाओ। हाँ बी के लिए करते हैं काम। पहला वाला उसका 0.6 और 1, ठीक? इसको बनाता हूं मैं ग्रीन पेन से, तो 0.6 और 1 ये बनेगा कुछ यहां पे, ठीक? यहां पे कहीं। सेकंड है 3.1 और 20, ठीक? 3.1 इससे थोड़ा ऊपर और 20 पे, यानी कहीं यहां पे बनेगा, ठीक? नेक्स्ट 9.1 और 46। 9.1 जो होगा वो 10 से थोड़ा सा नीचे होगा, और 46 यहां पे होगा कहीं। फिर नेक्स्ट 17.5 और 60। 17.5 20 से थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, और 60 तो हमारे पास है ही, सॉरी लाइन से थोड़ा नीचे यहां पे। अगला 28 और 79। उसके बाद है 43 और 82। 43 और 82 ये रहा। हाँ उसके बाद क्या है 60, 96। 60 और 96 से थोड़ा पहले होगा, ये होगा। उसके बाद फाइनली 100 और 100 होगा इसमें भी लास्ट में, ठीक? चलो 100 और 100 कहाँ पे, इसी पॉइंट पे होगा 100 और 100, ठीक? क्योंकि 100 और 100 का पॉइंट तो यही है। फिर उसके बाद इन सभी लाइंस को मैं ज्वाइन करता हूं, ये बन गया फर्म बी का लॉरेंस कर्व। अरे यार ये टेढ़ा हो गया पूरा। मुझे मैम इस क्वेश्चन में इतना समय इसलिए भी लगा है क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ा था आपको, ठीक है? ये क्वेश्चन 30 मिनट में हो सकता है, ठीक है? 30 मिनट में बड़े आराम से बन सकता है। 30 मिनट भी बहुत होते हैं वैसे, ठीक है? ये 30 मिनट में बन सकता है। मुझे आपको समझाना भी पड़ा, इसीलिए अराउंड 50 मिनट्स लगे मुझे, ठीक है? तो 30 मिनट में आप इसको बना सकती है। फर्म ए और फर्म बी दोनों का लॉरेंस कर्व बन चुका है। तो अगर ये पेपर में आता है तो आप कैसे बनाओगी? एक फर्म का आप लॉरेंस कर्व बनाओगी अपने ब्लू पेन से, एक फर्म का बनाओगी अपने ब्लैक पेन से, ठीक है? अब ये रहा मेरा फाइनल सोल्यूशन। इसका फाइनल सोल्यूशन ये कर्व ही है, ये ग्राफ है।